प्यारे बच्चों, हम लोग 12th क्लास हिस्ट्री का पहला लेसन ईंटें मनके तथा अस्थियां सीखने जा रहे हैं। यह लेसन हमारा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ये हड़प्पा सभ्यता दुनिया की उन पुरानी सभ्यताओं में से एक है जो सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, और ये सभ्यता हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में पाई गई है। और इस सभ्यता का जो कालखंड निर्धारित किया गया है वह 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, यानी अगर हम आज से देखते हैं तो लगभग 4600 वर्ष पहले इस सभ्यता की शुरुआत होती है और लगभग 3900 वर्ष पहले ये सभ्यता समाप्त होती है। ये सभ्यता भारत की एक प्राचीनतम सभ्यता है, भारतीय उपमहाद्वीप की। इसे हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। अगर बात संस्कृति की जाती जैसे हड़प्पा संस्कृति, तो संस्कृति शब्द का मतलब हो जाता है कि संस्कृति शब्द को जो पुरातत्वविद लोग हैं ये ऐसी पुरानी वस्तुओं के समूह के लिए करते हैं जो एक अपने आप में विशेष शैली में बनी होती हैं, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं और एक विशेष कालखंड से संबंधित होती हैं। तो ये जो समय पीरियड हमने देखा कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, इस दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे कि हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब इसको हम लेसन को किताब के अनुसार सीखना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी हड़प्पाई मोहरों के बारे में दिया गया है कि हड़प्पाई मोहरें सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु क्यों है, इसको समझेंगे और हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में किन किन स्रोतों से पता चलता है। तो ये हड़प्पाई मोहरें जो है हड़प्पा सभ्यता की एक विशेष पुरानी वस्तु है, क्योंकि ये एक सेलखड़ी नामक पत्थर पर बनाई गई हैं। सेलखड़ी नामक पत्थर से इन मोहरों को बनाया गया है और इन मोहरों पे जानवरों के चित्र बने हुए हैं और इन पर एक ऐसी लिपि लिखी हुई है या ऐसी लिपि को उकेरा गया है जिन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन फिर भी हमें उस समय के लोगों के बारे में जानकारी दूसरे स्रोतों से मिल जाती है, जो ऐसी वस्तुएं जिन्हें कि उस समय के लोगों ने छोड़ा हुआ है। जैसे उस समय जो लोग जिन मकानों का प्रयोग करते थे या जिन मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे या आभूषण हैं या औजार हैं, इन चीज़ों से हमें उस समय की सभ्यता के बारे में पता चलता है। तो ये हमारे स्रोत हो जाते हैं जिनसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा से पहले विकसित संस्कृतियों के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2600 ईसा पूर्व ही सभ्यता की शुरुआत हुई, उससे पहले भी कोई सभ्यता विकसित थी। तो अब उन सभ्यताओं या उन संस्कृतियों के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो ऐसा है कि जो हड़प्पा का क्षेत्र है, तो हड़प्पा सभ्यता से पहले भी वहाँ दूसरी सभ्यता विकसित थी और उसकी जानकारी हमें उस समय के मिट्टी के बर्तनों की शैलियों से पता चलता है। जो एक विशिष्ट बृहदारण्य शैली है उससे हमें पता चलता है। इसके अलावा उस समय खेती, पशुपालन और शिल्पकारी के भी प्रमाण मिले हैं। उस समय के खेती, पशुपालन और शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिले हैं जिनसे कि हमें पता चलता है। लेकिन हड़प्पा से पहले जो संस्कृति अस्तित्व में थी उनमें उस समय जो बसावट थी या बस्तियां थी वो छोटी हुआ करती थी। बड़े आकार की संरचनाएं ना के बराबर मिली हैं, यानी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें या बहुत बड़ी संरचनाएं उस समय नहीं बनाई जाती थी। पूर्व हड़प्पा संस्कृति की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ जिन इलाकों को जलाए जाने के या उनको छोड़ देने के संकेत मिलते हैं कि इन इलाकों को जला दिया गया या इनको छोड़ दिया गया। तो इस कारण से जो हड़प्पा से पहले जो संस्कृति विकसित थी और जो हड़प्पा सभ्यता
का जो समय है, इसके बीच के समय का जो क्रम है वो थोड़ा सा भंग होता है। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के कौन कौन से तरीके प्रचलित थे। हड़प्पा सभ्यता में लोग अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते थे, इसको हम देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता जिन स्थानों पर पनपी थी, यानी हड़प्पा सभ्यता जिन स्थानों पर फैली थी, वहाँ पहले हड़प्पा से पहले की संस्कृतियाँ पहले ही विकसित हो चुकी थी। और उस समय के यानी हड़प्पा संस्कृति से पहले और उसके बाद हड़प्पा के समय में जो जीवन निर्वाह के तरीके थे या लोगों के जीवन यापन के जो तरीके थे वो दोनों एक जैसे थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद से ही जीवन निर्वाह करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे उन्हें जो चीज़ें पेड़ पौधों से मिल जाती थी उनसे ही अपना गुजारा कर लेते थे। इसके अलावा जानवर है या मछलियों को भी अपने खाने में यानी भोजन में शामिल करते थे। तो जले दाने, उस समय के जले हुए दाने और बीज प्रमाण के रूप में मिले हैं। तो इससे जो पुरातत्वविद लोग हैं, जो लोग पुरानी चीज़ों का खोज करते हैं, उन्हें उस ज़माने के आहार संबंधी आदतों के बारे में पता चला है। ये लोग किस तरीके का खाना पीना खाते थे। यहाँ से जो अनाज के दाने मिले हैं उनमें गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल, ये चीज़ें शामिल हैं। यानी यहाँ से अनाज में जैसे गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल, ये चीज़ें पाई गई हैं, इनके प्रमाण मिले हैं। और जो बाजरे के दाने हैं वो गुजरात के क्षेत्र से मिले हैं। चावल के दाने इस इलाके में कम पाए गए हैं। इसके अलावा जानवरों की हड्डियों में उस समय भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इन सब की हड्डियां मिली हैं। और ये पता चलता है कि ये जो भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, ये सब जो थे वो पालतू जानवर हुआ करते थे। और अगर जंगली प्रजातियों की बात करते तो वराह, वराह एक जंगली सूअर था जिसको वराह कहते हैं। वराह, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां मिली हैं। लेकिन ये पता नहीं चला है कि ये हड़प्पा सभ्यता के लोग इन जानवरों का शिकार स्वयं करते थे या कोई शिकारी समुदाय था जो शिकार करता था और बाद में इनको जीवन यापन के लिए, खाने के लिए इनका मांस देता था। इसकी जानकारी नहीं मिली है। इस इलाके से मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है, चाहे वो अनाज हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे मछली हैं, चाहे पक्षी हैं, इन सब को ये लोग अपने आहार में यानी खाने में शामिल करते थे। तो इनका जीवन निर्वाह का ये एक तरीका हुआ करता था। आगे हम सीखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी हमें कैसे मिलती है। पीछे वाले प्रश्न में हमने देख लिया कि अनाज का उत्पादन करते थे। अनाज के जो दाने मिले हैं तो उनकी पैदावार की जाती थी। अब वो पैदावार किस तकनीक के आधार पर की जाती थी, इसको हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। यानी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो लोग खेती करते थे और अनाज पैदा करते थे। तो अनाज के दानों से, जो अनाज के दाने मिले हैं, इससे खेती होने का तो पता चलता है कि खेती होती थी, लेकिन खेती किन विधियों के द्वारा की जाती थी इसकी जानकारी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगाया गया है। अंदाज़ा किस तरह लगाया है कि जो मोहरें जिनके बारे में हमने पहले सीखा है, तो उन मोहरों पर रेखांकन तथा यानी उन मोहरों पर बैलों के चित्र बने हुए हैं, बैल के चित्र बनाए गए हैं। ऐसी मट्टी की मूर्ति के रूप में बैलों के चित्र कहना चाहिए कि मट्टी से भी बैल की आकृति की मूर्तियां बनाई गई हैं। यानी मोहरों पर भी बैलों के चित्र बने हैं और मट्टी से भी बैल बनाए गए हैं। तो इस आधार पर ये माना जाता है कि खेत जोतने के लिए इन वृषभ का प्रयोग होता था, यानी बैलों का प्रयोग होता था। इसके अलावा चोलिस्तान का इलाका है, बनावली जो आज हरियाणा में पड़ता है। चोलिस्तान ये पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, बनावली हरियाणा।
तो इन इलाकों से मट्टी के बने हुए हल मिले हैं। हल जैसे होते हैं ना, हल का, तो इनके बने हुए प्रतिरूप जो है मिट्टी के बने हुए इन इलाकों से मिले हैं। तो बैलों के चित्र मिल रहे हैं, हलों के प्रतिरूप मिल रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाया गया कि उस ज़माने में लोग हल और बैल का प्रयोग करके ही खेती करते थे। कालीबंगन स्थान है जो राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, जैसे खेतों की जुताई कर दी जाती, इस तरह के खेत वहाँ से मिले हैं। और इन खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जिससे पता चलता है कि एक ही समय में दो फसलें बोई जाती थी। जो फसलों की कटाई करने के लिए औजारों का प्रयोग किया जाता था, उनको भी पहचानने का प्रयास किया गया है। जो अधिकांश हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। तो ऐसे स्थान पर खेती करने के लिए सिंचाई सिंचाई की आवश्यकता होती है, और सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती होगी। तो इसलिए जो अफ़गानिस्तान का एरिया है, अफ़गानिस्तान में एक जगह पड़ती है शोरतु घई, यहाँ से नहरों के अवशेष मिले हैं, यानी सिंचाई करने के लिए नहरें बनाई गई हुई, तो उन नहरों के अवशेष मिले हैं। लेकिन इन नहरों के अवशेष पंजाब और सिंध से नहीं मिले हैं। हो सकता है उस ज़माने में इन्होंने नहर तो बनाई हो, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें गाद भर गई हो, जो आज विलुप्त हो गई है। या ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर कुओं से पानी निकाला जाता हो और इसके बाद खेतों की सिंचाई की जाती हो। तो ये अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, लेकिन कन्फर्म या क्लियर कट बताना संभव नहीं है। इसके अलावा सिंचाई की बात अगर हम करते हैं तो धौलावीरा इलाका है गुजरात में, यहाँ से जलाशय यानी टैंक मिले हैं, और शायद इन जलाशयों में पानी इकट्ठा किया जाता था और उसका प्रयोग खेती के लिए किया जाता था, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो ये तरीके हैं जिनके द्वारा उस ज़माने में खेती की जाती थी। हमने वृषभ और ये हल और सिंचाई के साधनों का सिंचाई के साधनों के बारे में जानकारी पाई। आगे हम सीखते हैं कि मोहनजोदड़ो का एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में वर्णन करो। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खुदाई हड़प्पा में होती है और दूसरी खुदाई होती है मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में। और मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक बहुत ही नियोजित तरह का, यानी प्लानिंग करके बसाया हुआ गया शहर निकल करके सामने आता है। तो ये अपने आप में एक इस सभ्यता की विशेष बात थी कि यहाँ पर उस ज़माने में योजनाबद्ध तरीके से इलाके का निर्माण किया जाता था। तो जो मोहनजोदड़ो है, ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रसिद्ध पुरास्थल है और इसे सबसे पहले खोजा गया था। यहाँ की जो बस्ती है, जो बसावट है, वो दो भागों में बटी हुई है। एक छोटी बस्ती है और वो ऊंचाई पर बसी हुई है, दूसरी बस्ती बड़ी है लेकिन वो नीचे बसी हुई है। तो जो ऊंचाई पर बस्ती बसी है उसे दुर्ग कहा गया है, और जो नीचे बसी हुई उसे निचला शहर का नाम दिया गया, निचला शहर। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह है, दुर्ग ऊंचा क्यों है, क्योंकि दुर्ग के नाम पर जो भी इमारतें या संरचनाएं बनाई गई हैं, उसको बनाने से पहले ज़मीन पर एक चबूतरा बनाया गया कच्ची ईंटों का, और कच्ची ईंटों के चबूतरा बनाने के बाद फिर उन संरचनाओं को बनाया गया या उन इमारतों को बनाया गया जो दुर्ग के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए दुर्ग की जो बस्ती है वो ऊंची दिखाई पड़ती है, और ये इस दुर्ग को चारों तरफ दीवारों से घेरा भी गया है। घिरने से ये जो निचला शहर है उससे ये दुर्ग वाला इलाका अलग किया जाता है, यानी बाउंड्री बना करके इस दुर्ग के इलाके को निचले शहर से अलग किया गया है। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया है, जो नीचे का शहर है इसको भी दीवारों से घेर के रखा गया है, और इसमें भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया है,
लेकिन ये चबूतरे तो बनाए गए हैं, ये बहुत ऊंचे नहीं बनाए गए बल्कि नींव के लेवल तक रखे गए हैं। यानी जो भवन बनाए गए हैं वो चबूतरे एक नींव की तरह बनाए गए हैं और उनके ऊपर भवनों को बनाया गया है। जब किसी स्थान पर बस्ती बसानी होती थी तो वहाँ पर पहले चबूतरे बना लिए जाते थे। एक बार चबूतरों के यथा स्थान बनने के बाद ही उस शहर में भवनों का निर्माण होता था। पहले पूरी प्लानिंग करके चबूतरे बना लिए गए नींव के रूप में, फिर उसके ऊपर मकानों का निर्माण शुरू होता था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा सभ्यता में बस्ती बहुत ही नियोजित तरीके से प्लानिंग करके बसाई जाती थी। नियोजन में ईंटें शामिल हैं जो धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी। यानी पक्की ईंटों से दीवारें या मकान बनाए जाते थे। और इन ईंटों का जो रेशियो था, ये जो अनुपात था, बिल्कुल फिक्स था। यानी अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ऊंचाई की 2 गुनी चौड़ाई होती थी और ऊंचाई की 4 गुना लंबाई होती थी। या अगर हमें कहें कि एग्जाम्पल के रूप में कि अगर उसकी जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और लंबाई 4 सेंटीमीटर हो गई। एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। यहाँ पर जो जल यानी पानी को निकलने की जो व्यवस्था की गई है बहुत ही प्लानिंग करके की गई थी। निचले शहर के नक्शे को देखने से पता चलता है कि जो सड़कें और जो गलियां हैं इनको बिल्कुल ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। यानी एक दूसरे को समकोण पर काटती दिखाई पड़ती हैं और ये एक दूसरे समकोण पर काटती हुई दिखाई पड़ती हैं। पहले इन सड़कों या गलियों के साथ नालियों को बनाया जाता था, फिर उनके अगल बगल मकानों का निर्माण किया जाता था और प्रत्येक घर की एक दीवार नाली से सटी हुई होती थी, नाली से सटी हुई होती थी, जिससे कि घर का जो गंदा पानी है वो बाहर निकल के नालियों के रास्ते से बाहर जा सके। निचले शहर में जो निचला शहर था वो आवासीय भवन थे, वहाँ पर रहने के स्थान के लिए बनाया गया था। निचला शहर आवासीय थे यानी वहाँ लोग रहते थे। और ख़ास करके जो भवन बनाए गए थे उनके बीच में आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। जो बीच का आंगन था ये शायद यहाँ पर खाना बनाने का काम ये लोग करते थे और कताई करने का काम भी करते थे। यानी कुछ गतिविधियां और भी क्या करते, खाना बनाना या कताई जैसे काम करना ये आंगन में सामूहिक रूप से किया करते थे। ये लोग अपनी एकांतता को महत्व देते थे। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जो भी जमीन पर इमारत बनी होती थी वहाँ पर दीवारों में ये लोग खिड़कियाँ नहीं देते थे। शायद खिड़कियाँ इसलिए नहीं देते थे बाहर से कोई ताका झांकी ना करे, इनकी जो एकांतता है वो बनी रहे। जो मेन गेट होता था यानी मुख्य द्वार होता था वहाँ से अंदर का हिस्सा या आंगन सीधे दिखाई नहीं पड़ता था, अंदर जाओ तभी चीज़ें बाद में दिखाई पड़ती थी। तो इससे पता चलता है ये लोग अपनी एकांतता को महत्व देते थे। हर घर में ईंटों का बना हुआ स्नान घर यानी बाथरूम भी होता था और इन बाथरूम की या स्नान घर की जो नालियाँ थी सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। अगर दूसरी मंजिल पे जाना है तो उसके लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी क्योंकि सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं, यानी दूसरी मंजिल पर यानी दूसरे तल पे जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करते थे। कई ऐसे मकान मिले जहाँ पर कुएं थे, जहाँ पर कुएं थे, कुएं जिसमें बाहर से आया जा सकता था, यानी बाहर से लोग आ सकते थे। शायद इनका प्रयोग राहगीरों के द्वारा होता था, यानी बाहर से निकलते बैठते किसी को पानी अगर पीना तो पी सकते थे। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी, 700 करीब कुएं मिले हैं। ऐसी दुर्ग यानी जो ऊंची बस्ती थी उसका प्रयोग शायद सार्वजनिक कामों के लिए किया जाता था। इनमें एक जो संरचना मिली वो माल गोदाम की है जो बड़ी संरचना है और इसमें केवल आज ईंटों की जो संरचना वही मिली है, ऊपर हो सकता है लकड़ी की रही हो जो आज नष्ट हो चुकी है।
ऐसे ही दुर्ग में एक विशाल स्नानागार मिला है, स्नानागार, और ये आयताकार आकार का जलाशय है। इसके चारों ओर गलियारा बना हुआ है और इसमें नीचे जाने के लिए उत्तर और तथा दक्षिण भाग से सीढ़ियां बनी हुई हैं। जलाशय के किनारों पर, जो जलाशय है इनके किनारों पर ईंटों को जमाने के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया, जिससे पानी को रिसने से रोका जा सके। इसके 3 और कमरे बनाए गए हैं, उनमें एक कमरे में बड़ा कुआं भी है और जलाशय के पानी को निकालने के लिए एक नाले से जोड़ा गया है। और इस जलाशय के उत्तर साइड में एक गली है, गली के दूसरी ओर 8 स्नानागार छोटे मिले, 4 गली के इस तरफ, 4 गली के दूसरी साइड में, और प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारे के साथ बने एक नाले से मिलती है, जो पानी है वो नाले में निकल जाता है। तो इसका प्रयोग इनका प्रयोग शायद किसी धार्मिक कार्य यानी अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था, ऐसा अनुमान लगाया गया। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सीखते हैं। इस पाठ को आगे सीखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।